नमस्कार। तो चलिए आज इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलते हैं। हम सीधा उतरने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के दिल में। एक ऐसी कहानी जो ताकत, समझदारी और बहुत बड़े बदलावों से भरी हुई है। तो सोचिए जरा, हमारी कहानी में दो किरदार हैं, भविष्य और ध्रुव। और उन्होंने अभी अभी अपनी एक खास टाइम मशीन जिसका नाम है इतिहास, उसे चालू किया है। और जानते हैं उनकी पहली डेस्टिनेशन क्या है? सीधा पाटलिपुत्र, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का सेंटर हुआ करता था। जैसे ही वो शहर के बाहर पहुंचते हैं, उनकी मुलाकात होती है ईरा नाम की एक लड़की से। ईरा उन्हें इशारा करके दिखाती है एक गहरी खाई के ऊपर बने बहुत बड़े पुल को पार करते हुए सैनिकों को। ये सिर्फ सैनिक नहीं थे, बल्कि एक ताकतवर साम्राज्य की सुरक्षा की पहली झलक थी। ईरा बड़े गर्व के साथ उनका स्वागत करती है और कहती है, पाटलिपुत्र में स्वागत है। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये एक साम्राज्य है। और बस इसी एक लाइन में उस जगह की पूरी शान छिपी हुई है। हाँ, तो भविष्य और ध्रुव की तरह जाहिर है हम सबके मन में भी यही सवाल आता है ना, कि भाई एक राज्य और एक साम्राज्य में आखिर फर्क क्या होता है? ऐसी क्या खास बात है जो एक किंगडम को एक एम्पायर बना देती है? चलिए जरा इसी को समझते हैं। देखिए, एक साम्राज्य का मतलब है एक बहुत बड़ा इलाका जिसके अंदर कई छोटे छोटे राज्य या क्षेत्र आते हों और उन सब पर एक ही सबसे बड़ी ताकत का शासन हो। अक्सर ऐसे साम्राज्य जीत हासिल करके बनाए जाते हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए एक मजबूत सेना की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर मगध में ही क्यों बना, कहीं और क्यों नहीं? तो इसका जवाब ना वो मगध की ज्योग्राफी में, यानी उसकी भौगोलिक स्थिति में ही छिपा हुआ है। यहाँ गंगा के उपजाऊ मैदान थे, मतलब अनाज की कोई कमी नहीं। फिर थे घने जंगल जिनसे मिली इमारती लकड़ी, और सबसे जरूरी लड़ाई के लिए विशालकाय हाथी। और हाँ, सबसे बड़ा गेम चेंजर था वहाँ मौजूद लोहा, जिससे बनते थे उस जमाने के सबसे तगड़े हथियार। तो इन्हीं वजह से मगध बाकियों से कहीं आगे निकल गया। इस विशाल साम्राज्य को बनाने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन उनके पीछे एक और बहुत तेज दिमाग था, उनके गुरु चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने ही इस साम्राज्य की नींव रखी थी। चाणक्य ने अपने मशहूर ग्रंथ अर्थशास्त्र में गवर्नेंस का एक कमाल का फॉर्मूला दिया था, जिसे कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। उन्होंने राज्य को एक शरीर की तरह देखा, जिसके 7 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं: राजा, मंत्री, इलाका, किला, खजाना, सेना और दोस्त। उनका मानना था कि अगर ये 7 हिस्से एक साथ मिलकर मजबूती से काम करें ना, तो उस राज्य को कोई छू भी नहीं सकता। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं थी, बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट था एक मजबूत बैलेंस्ड एम्पायर बनाने का। और सच कहूं, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। अच्छा, अब जरा मौर्यों के सिस्टम को उस समय के एक और बड़े नाम सिकंदर यानी अलेक्जेंडर के सिस्टम से कंपेयर करके देखते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क साफ साफ दिखेगा। मौर्य सिस्टम पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड था, मतलब हर बड़ा फैसला पाटलिपुत्र से लिया जाता था। इससे पूरे एम्पायर में एक जैसा कानून और कंट्रोल रहता था। दूसरी तरफ सिकंदर ने क्या किया? उसने अपने जीते हुए इलाकों में गवर्नर बैठा दिए, जिन्हें क्षत्रप कहते थे, और उन्हें काफी आज़ादी दे दी। तो देखिए, मौर्यों का गोल था एक यूनिफाइड कंट्रोल, जबकि सिकंदर बस अपने जीते हुए विशाल मल्टीकल्चरल इलाके को मैनेज करना चाहता था। चलिए भविष्य और ध्रुव के साथ वापस पाटलिपुत्र की दीवारों के अंदर चलते हैं। ईरा उन्हें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां खूब चहल पहल है, वहां का बाजार। ये सिर्फ एक बाजार नहीं था, ये तो पूरे साम्राज्य की इकोनॉमी का इंजन था, जहां दुनिया के कोने कोने से सामान आता था। जरा सोचकर देखिए कि इस बाजार में क्या क्या मिलता होगा। शानदार कपड़े, खुशबूदार मसाले, दूर दूर से आए कीमती पत्थर और रत्न, हाथों से बनी खूबसूरत चीजें, और हाँ, खेतों से आया ताज़ा अनाज। यही व्यापार की वैरायटी थी जो साम्राज्य की अमीरी का सबूत थी, और इसी से किसानों और कारीगरों दोनों की जिंदगी चल रही थी। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा व्यापार आखिर मैनेज कैसे होता था? इसका क्रेडिट जाता है श्रेणियों को। ये श्रेणियां क्या थीं? ये समझिए कि व्यापारियों, कारीगरों और फाइनेंसरों की अपनी पावरफुल यूनियन या गिल्ड हुआ करती थीं, और ये कमाल की थीं। ये अपने नियम खुद बनाती थीं, सामान की क्वालिटी चेक करती थीं, दाम तय करती थीं, और यहाँ तक कि बैंक का काम भी करती थी। सोचिए, एक आम कारीगर के लिए श्रेणी का हिस्सा होने का मतलब था एक तरह की सिक्योरिटी, कि उसे सही दाम मिलेंगे और उसके काम की इज्जत होगी।
इन श्रेणियों का काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक था। सारे सदस्य आपस में अपने संसाधन और जानकारी शेयर करते थे। उन्होंने अपने काम और क्वालिटी के लिए अपने ही नियम बनाए और उन्हें लागू भी किया। और सबसे खास बात यह थी कि राजा भी उनकी आज़ादी की इज्जत करते थे, जिससे एक ऐसा माहौल बना जहां व्यापार खूब फला फूला। अब कहानी में एंट्री होती है उस शासक की जिसके राज में ये साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा, चंद्रगुप्त के पोते अशोक महान। पर अशोक की कहानी एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। अशोक के राज में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सचमुच इतिहास का रुख ही मोड़कर रख दिया। देखिए, जब वो गद्दी पर बैठे तो उन्होंने भी अपने दादा की तरह ही साम्राज्य को और फैलाने की पॉलिसी जारी रखी। लेकिन फिर 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग को जीतने के लिए एक बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ी, और यही वो लड़ाई थी जिसने सब कुछ बदल दिया। युद्ध के बाद की तबाही देखकर अशोक का दिल ऐसा बदला कि उन्होंने हमेशा के लिए लड़ाई का रास्ता ही छोड़ दिया। अशोक ने अपने एक शिलालेख में खुद लिखवाया, लोगों का मारा जाना, उनकी मौत और उन्हें बंदी बनाकर ले जाना मुझे बहुत ज्यादा दुख देता है। असली जीत तो धम्म से होती है, यानी नेकी के रास्ते से। ये शब्द उनके दिल के गहरे अफसोस को दिखाते हैं। चंद्रगुप्त का शासन अर्थशास्त्र की सख्त नीतियों पर चलता था, लेकिन अशोक ने उसे बदलकर धम्म की नीति अपनाई। उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया, जानवरों पर जुल्म करने पर रोक लगा दी, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें, कुएं और आराम घर बनवाए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सभी धर्मों की इज्जत करने को कहा। ये शासन करने का एक बिल्कुल नया तरीका था। अशोक की विरासत सिर्फ उनकी नीतियों में नहीं है, उसे तो पत्थरों पर भी तराशा गया है। सारनाथ का ये सिंह स्तंभ जो आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, वो शाही ताकत और धर्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र यानी धर्म चक्र का प्रतीक है। और जरा इस शानदार बनावट को देखिए, ये है सांची का महान स्तूप। ये भारत की सबसे पुरानी पत्थर की इमारतों में से एक है, जिसे अशोक ने ही बनवाया था। ये पूजा और ध्यान का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जहां महात्मा बुद्ध से जुड़ी पवित्र चीजें रखी गई थीं। इसकी बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि साम्राज्य जो हैं वो राजनीतिक एकता और खुशहाली तो लाते हैं, लेकिन उनकी नींव अक्सर जीत, जंग और ताकत पर रखी जाती है। तो क्या एक ऐसा विरोधाभास है, एक पैराडॉक्स है, जिसे दोहराना इतिहास की मजबूरी है? इस पर जरूर सोचिएगा।